नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2018 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे क्योंकि हम लोग 2017 तक देख चुके हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है। तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं। ए वाला ऑप्शन दिया है, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मर्चेंट डिस्काउंट ये नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मर्चेंट डिस्काउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए मर्चेंट से ली जाने वाली दर है। यह व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को एमडीआर का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। अभी हमने एक्सप्लेन किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सी वाला देखते हैं। सी दिया है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम लोगों का ये विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, अप्रवासी सत्रों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दिया है नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर निकालिए। ठीक है, आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, देखिए, यह पहली बार वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारत में अस्थायी प्रतिष्ठान के बिना अनिवासी कंपनियों द्वारा प्राप्त डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के भुगतान पर 6% की दरों में पेश किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, क्योंकि वित्त अधिनियम 2016 के तहत लाए जाने के कारण समकर पर दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, न तो एक और न ही दो। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट दिए हैं, काफ़ी लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स हैं। आइए पढ़ते हैं और सही उत्तर को निकालते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा दिया है, राज्य सरकारों के जीडीपी में 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देय है। ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। आप जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयता है तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, आप थोड़ा सा एफआरबीएम अधिनियम के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगा सकती। यहाँ पर देखिए, पहले सभी लिख दिया, फिर लिख दिया शुल्क नहीं लगा सकती। इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि गलत ही होता है। ठीक है, बार बार कह चुका हूँ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। तो देखिए, अभी हमने थोड़ा देर पहले एनपीसीआई के बारे में पढ़ा था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में।
तो यही हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन दो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंक को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयता का भुगतान नहीं करने के कोई हानि होती है तो इसका प्रतिकार कर सके। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो पूंजी पर्याप्तता है ये बैंक अपने पास रखते हैं, और जो CRR है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये RBI अपने पास रखता है। ये अंतर है थोड़ा सा, तो हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, नहीं, ये RBI एक रेंज देता है, उसी के अंदर सारे बैंकों को रखना होता है। तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। आप थोड़ा सा CAR के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन पहले की तरह दो इसमें विकल्प दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। हम लोग UPI के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से भीम UPI का ही क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बारे में हमेशा पढ़ लेना चाहिए एग्जाम से पहले। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका यही उद्देश्य ही है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब आप अपना गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे का लॉक खोलते होंगे तो उसमें भी 4 डिजिट मांगता होगा। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और पहला सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही रूप से वर्णित करता है। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए, जो फिएट मनी होता है यानी कि जो वैधानिक मुद्रा होती है, यह आवश्यक रूप से सिक्के या करेंसी के रूप में होना चाहिए तथा इसे किसी सरकार या केंद्रीय बैंक, राजा रानी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ऐसी मुद्रा को वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। भारत में RBI जारी करता है, लेकिन ये आप ध्यान रखनी है कि सिक्का जो है वो सरकार जारी करता है, RBI जारी नहीं करता। ठीक है, लीगल टेंडर वह मुद्रा होती है जो निम्न 2 शर्तों को पूरा करे। पहला, यह फिएट मनी वैधानिक मुद्रा होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होना चाहिए या सरकार द्वारा जारी होना चाहिए। दूसरा, इससे देश के विभिन्न भुगतान, संचालन तथा ऋण को चुकाने के लिए स्वीकार बाध्य करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकान, कोई भी संस्था इस मुद्रा को अस्वीकार न कर सके। ठीक है, जब भारत सरकार ने विमुद्रीकरण किया था, 500 और 1000 के नोट को बंद किया था, तब ये चर्चा में आया था, इसलिए प्रश्न बना था यहाँ से। ठीक है, तो आइए पहला विकल्प देखते हैं। पहला दिया है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के रूप में जो मुद्रा दी जाती है वह लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, लेकिन ये व्यापक नहीं है ना, और जगह अगर हमें फूड खरीदना है वहाँ पर जो जाएगा वो लीगल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आधा सत्य है। दूसरा दिया है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटान के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हम लोगों का। तो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या स्थिति होती है। पहला दिया है, विकल्प लागत शून्य होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। अगेन गलत स्टेटमेंट। तीसरा दिया है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर लेने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर सरकार कुछ फ्री में दे रही है तो उसका भार GST के रूप में, कर के रूप में सरकार ले लेती है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए, अवसर लागत उन मूल्यों और लाभों के रूप में परिभाषित की जाती है जो किसी भी व्यवसाय द्वारा 2 में से एक विकल्प चुनने पर खो देती है। जैसे रबड़ का उपयोग खिलौना तथा टायर दोनों को बनाने में होता है। यदि व्यवसाय रबड़ का उपयोग केवल टायर बनाने के लिए करता है तो उसे खिलौना बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रबड़ के प्रतिफल से वंचित रखना पड़ता है। यदि सरकार कोई भी वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराती है तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर लेने वाले जनता को
अंतरित कर दिया जाता है। विकल्प लागत शून्य नहीं हो सकता, सरकार इसी पैसे को कहीं और खर्च कर सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। मतलब कि कैसी स्थितियां होती हैं तो आर्थिक विकास की ऊंची दर का यह संकेतक नहीं माना जाता। तो आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी जो होता है, किसी देश के नागरिकों और उद्यमों द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, भले ही उसका उत्पादन कहीं भी किया गया हो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के यानी कि जीएनपी के रूप में जाना जाता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में नागरिकों की संख्या का भाग लेने पर प्राप्त होता है और आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता, जीवन में सुधार को दर्शाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आधारभूत ढांचा इत्यादि के विकास को दर्शाता है। आर्थिक विकास बढ़ाने पर बेरोजगारी तथा निर्धनता और आय असमानता कम होती है। ये हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। अब आइए अपना विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प इसमें दिया हुआ है, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है, कृषि उत्पादन और औद्योगिक के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। अगेन स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया है, निर्धनता और गरीबी में वृद्धि। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने व्याख्या में देखा था। हमारा विकल्प हो जाएगा सी। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसमें, चार स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है। दूसरा दिया है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है, गोचर धन का संचय हो पाता है। गोचर नहीं, अगोचर धन। तो अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो हमारा चौथा विकल्प यही दिया है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 2 और 4। ठीक है। देखिए, मानव पूंजी निर्माण जो है, इसका मतलब यह है कि भारत में जो व्यक्ति हैं उनके श्रम, कौशल, शिक्षा, क्षमता और विशेषताओं को कैसे बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति अधिक उत्पादक बन सके, जिसके लिए तकनीकी विकास, उत्पादकता में सुधार, सामाजिक नवाचार, कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी निर्माण अमूर्त संपत्ति के रूप में रहता है क्योंकि यह शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य के रूप में अंतर्निहित रहते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तो सी है ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामतः नहीं हो पाता। तो देखिए, पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश की बचत को उत्पादक साधनों जैसे संयंत्र हो गया, उपकरण हो गए, मशीनरी हो गई में निवेश किया जाता है। यह उपयुक्त निवेश वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन सुनिश्चित करता है और पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल निर्माण से बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। ठीक है। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, मतलब जो उत्पाद होता है उसमें ज़्यादा पूंजी लगाए तब। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा क्योंकि जो आरबीआई है वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और नियोजन करता है। तो हमारा ऑप्शन पहला गलत है। जहाँ जहाँ एक है उसको डिलीट करेंगे तो हम लोग 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोगों का दिया है कि भारत सरकार कोषपत्र यानी कि ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकार कोई कोषपत्र जारी नहीं करती। तो बिल्कुल सही बात है, ये केंद्र सरकार का काम है तो उसी को करने देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, कोषपत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, बट्टे पर इसे जारी करते हैं। ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आप थोड़ा सा ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें 7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक
मामलों की कैबिनेट समिति ने की। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उन चीज़ों पर दिया जाता है जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं। तो पहली बात इसमें दिया है सुपारी। सुपारी गलत हो जाएगा क्योंकि सुपारी एक लग्जरी आइटम है, तो लग्जरी आइटम पर एमएसपी वैसे भी नहीं होता। आपने न्यूज़ में कभी नहीं सुना होगा कि सरकार ने सुपारी पर एमएसपी दी, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। अब जैसे ही हम एक को गलत करेंगे तो ऑप्शन देखेंगे अगर, तो हमारा ये तो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और आंसर निकल के आएगा बी। ठीक है, लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन थोड़ा सा आइए पढ़ लेते हैं। दूसरा दिया है जौ, तो जौ पर एमएसपी सरकार जारी करती है। तीसरा दिया है कॉफ़ी, अगेन ये लग्जरी आइटम है तो इस पर सरकार कोई भी एमएसपी नहीं देती, तो तीसरे को भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद रागी, इस पर सरकार देती है। मूंगफली पर सरकार देती है और तिल पर सरकार देती है, हल्दी पर नहीं देती है। वैसे भी हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो रहा था और साथ बी में है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। दिया है पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई। जब भी इस तरह से आए कि लगातार हुई है, तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये जिगजैग जैसी स्थिति होती है इसमें, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है और पूछा है उपयुक्त मदों में से कौन सी जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब तो स्थिति काफ़ी बदल गई क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में सुधार कर दिया है। लेकिन अगर पहले के मद्देनज़र देखें तो हमारा ऑप्शन पहला दिया है इसमें छिलका उतारे हुए अनाज। तो छिलका उतारे हुए जो अनाज होते हैं इस पर कोई जीएसटी नहीं है, शून्य जीएसटी है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो हमारा एक विकल्प डिलीट होगा, वो होगा बी। दूसरा दिया है मुर्गी के अंडे पकाए हुए, यह भी सही है। तीसरा दिया है संसाधित और डिब्बा बंद मछली, तो ये इस पर जीएसटी लगता है 5%, 15% जो भी लगता हो, लेकिन इस पर लगता है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। और चौथा दिया है विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, तो जो विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र है इस पर भी 0 जीएसटी लगता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 4। हाँ तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2018 का इकोनॉमी का पीवाईक्यू कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2019 का इकोनॉमी का पीवाईक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।